हेलो एवरीवन। हमारे करंट अफेयर सीरीज़ में जुलाई मंथ का इसमें हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इकोनॉमी और सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो इकोनॉमी में हमारा पहला पॉइंट है वो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दैट इज़ MPI। अब ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ बेसिकली नीति आयोग करता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका कौन सा एडिशन रिलीज़ हुआ है। सेकेंड एडिशन रिलीज़ हुआ है। किस बेसिस पे? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो बेसिकली ज़रूरी इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसने रिलीज़ किया है। राइट, अंडर द गवर्नमेंट्स ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ इनिशिएटिव, नीति आयोग इज़ द नोडल एजेंसी फॉर, वही चीज़ कि नीति आयोग इसकी नोडल एजेंसी है। ये उतना ज़रूरी नहीं है, आपको मेनली ये बस याद रखना है कि हु इज़ द नोडल एजेंसी फॉर MPI। राइट, अब आपको मेथडोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटिंग इंडियाज़ नेशनल MPI, कौन सी मेथड यूज़ हुआ है? बेसिकली अल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे अल्कायर फॉस्टर मेथड आ जाए तो ये किससे रिलेटेड है। तो ये MPI को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। राइट, ये क्या डिफाइन करता है? इट आइडेंटिफाइज द पीपल एज पुअर और नॉट पुअर बेस्ड ऑन डुअल कट ऑफ काउंटिंग मेथड। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि मेथड होता किस लिए है और किसके लिए इसका यूसेज है। राइट, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो बेसिकली सब इंडिसेस हैं MPI के, नेशनल MPI के, जैसे हेड काउंट रेशियो, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। ये इन चीज़ों को, तो इनके बारे में हमें समझना है कि ये हैं क्या। हेड काउंट रेशियो और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी में क्या डिफरेंस है कि हेड काउंट रेशियो आपको बताता है कि हाउ मेनी आर पुअर, कि टोटल कितने लोग पुअर हैं, और इंटेंसिटी बताता है कि वो कितने पुअर हैं। ठीक है, इंटेंसिटी आपको डेप्थ बताता है कि जैसे कि हाँ भाई, ये आदमी गरीब है, लेकिन ये किस लेवल का गरीब है कि इसकी डेप्थ क्या है, इसकी जो इसके पास जो लैकिंग है, इसके पास जो रिसोर्सेज की लैकिंग है, इसके पास जो इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हैं वो किस डेप्थ तक हैं। राइट, उनकी कितनी कमी है। और ये पुअर का है कि एक डिफिनेशन होगा कि लाइक इसके नीचे के सारे लोग पुअर हैं, तो टोटल कितने लोग पुअर हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? हेड काउंट रेशियो को इज अराइव्ड बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पर्सन्स बाय टोटल पॉपुलेशन। राइट, तो मल्टी डायमेंशनली की डिफरेंट डायमेंशंस के थ्रू जो लोग पुअर हैं उनको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके, और इंटेंसिटी कैसे डिवाइड निकाला जाता है? एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ deprivation which is experienced by multidimensionally poor individuals. To compute intensity, the weighted deprivation scores of all the poor people, तो अब इसमें सिर्फ poor people उनको सम कर दिया गया, and then divided by total number of poor people। तो इसमें टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल से डिवाइड होता है। राइट, आगे MPI वैल्यू इज अराइव्ड एट बाय मल्टीप्लाइंग द हेड काउंट रेशियो इनटू द इंटेंसिटी। मतलब H/A करेंगे, H/A करेंगे तो क्या आ जाएगा? MPI की वैल्यू आ जाएगी। राइट, रिफ्लेक्टिंग बोथ द शेयर ऑफ द पीपल इन पॉवर्टी एंड डिग्री टू विच दे आर डिप्राइव्ड। इंडिकेटर्स इन इंडियाज MPI, different indicators. A national MPI model has how many indicators? 10 original indicators of the global MPI। तो एक ग्लोबल MPI जो है ना, एक तो नेशनल हो गया, एक ग्लोबल होगा, तो उनके 10 इंडिकेटर तो लिया ही है, उसमें 2 एक नया ऐड कर दिया है इंडिया नेशनल वाले में। क्या कौन कौन सा? मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट, ये 2 नया ऐड हो चुका है। तो आपको अगर ये पता होना चाहिए कि ठीक है यार, इंडिया ने एक्स्ट्रा कौन सा ऐड किया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल के लिए कि मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट। अब देखिए इसमें क्या, ये एक नोट है क्या कि पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंडिकेटर्स इन MPI। तो आपको ये देख लेना है कि ये तीनों नहीं है। तो ऑप्शंस में आपको ये दे देगा कि दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिकेटर्स, लेकिन आपको तो जो नहीं है, क्योंकि ये कॉमन होता है ज़्यादातर आप देखते हैं, तो ये आप ना उसमें ऐड कर दें। यहाँ पर देखिए क्या है, 2 चीज़ दिया हुआ है, एक तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बाद डिफिनेशन दे दिया है, और यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स दे दिए हैं। आप यहाँ से इंडिकेटर्स में जो मेजर इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये जो 12 इंडिकेटर्स हैं उनके अंदर जो हैं ये आपको दे दिया है। अंदर कौन कौन से हैं? हेल्थ में आता है न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, एंड एजुकेशन में है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या है? सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होता क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ डिप्रीवेशन बियॉन्ड मनी, कि सिर्फ मनी का डिप्रीवेशन नहीं, उससे हट के और भी चीज़ों का, जैसे कि अब हेल्थ में क्या है, तो आप उतना खाना तो आप खा रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जा रहा है कि नहीं, इस लेवल की भी जो डिप्रीवेशन होती है उसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल डिप्रीवेशन या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी।
Poverty is traditional measure as monetary income and or consumption, but it's possible to cross the monetary poverty line and still lack the basics. तो आप monetary पा भी सकते हैं, monetary poverty से ऊपर जा भी सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ और चीज़ें होती हैं जिनकी deprivation आपके लाइफ में फिर भी रहती है, उसको आप कहते हैं MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बेसिकली. Improvement in intensity of poverty, improvement in MPI, all 12 indicators saw a statistically significant reduction. राइट, तो इन रिडक्शन में, इन पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ है, ये मतलब सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है. एंड ग्लोबल एनपीआई कौन निकालता है? यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दैट इज OPHI. राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल कौन निकालता है. अब ग्लोबल में कौन से दो नहीं होंगे? सारे इंडिकेटर्स तो यही होंगे, इसमें दो कौन से नहीं होंगे? एक मैटरनल हेल्थ नहीं होगा, एक बैंक अकाउंट नहीं होगा, बाकी सारे होंगे ही. चलिए, जीएसटी डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई 2017. क्यों? क्योंकि उस दिन इम्प्लीमेंट हुआ था. इसका सरलीकृत कर एंड समग्र विकास, राइट, ये इसका वो है कि एक तरीके से थीम या मोटो टाइप का आप कह सकते हैं. थीम तो नहीं कहेंगे, एक मोटो टाइप का ही कह सकते हैं. उसका जो एक टैगलाइन होता है आप वो कह सकते हैं. जीएसटी सिस्टम फॉलोज अ डुअल स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करता है? डुअल, दैट इज सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी. और एक कौन सा होता है? इंटीग्रेटेड, दैट इज IGST. ये सारा स्टैटिक चीज़ है. उसमें एक जीएसटी काउंसिल होता है, किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 279A. इसका चेयरमैन कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं. एंड उसके अदर मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. GSTN क्या होता है? GST नेटवर्क, दैट इज 100% शेयर होल्डिंग इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, 50% बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड 50% जॉइंटली बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज इन GSTN. तो दोनों के 50% स्टेट या यूटी की जो गवर्नमेंट होती है या 50% यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन ये टोटल होली गवर्नमेंट ओन्ड होता है. यहाँ पर दो नए टर्म आ गए आपके पास. दो क्या, एक ही मान के चलिए कि एक तो टैक्स बॉयंसी है. ये होता क्या है? इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट टू चेंजेस इन नेशनल इनकम. कि जैसे जैसे नेशनल इनकम में चेंज होगा वैसे टैक्स रेवेन्यू जो होगा ना उसमें कितना चेंज होता है, तो उसी को आप कहते हैं टैक्स बॉयंसी. Tax buoyancy is greater than signifies that tax revenue is growing at faster rate than the growth in national income. Right. इसके मतलब क्या होता है कि आपको की जो टैक्स बॉयंसी है ग्रेटर देन सिग्निफाइज दैट टैक्स रेवेन्यूज आर, जो टैक्स रेवेन्यू है ना अगर नेशनल इनकम से वो ज़्यादा फास्टर रेट पे ग्रो कर रहा है तो टैक्स बॉयंसी इज ग्रेटर देन 1. बेसिकली आपको ये सिग्निफाई करता है. टैक्स बॉयंसी आप समझिएगा कि टैक्स रेवेन्यू का जो ग्रोथ होना है एज कम्पेयर इन प्रोपोर्शनल टू टैक्स इन नेशनल इनकम. राइट, ये आइडिया दिया किसका आइडिया था? विच कमेटी और विच पैनल? तो ये केलकर टास्क फोर्स का था कि जिन्होंने जीएसटी को रिकमेंड किया था. द जीएसटी काउंसिल रिसेंटली इम्पोज जीएसटी ऑन 28% इन ऑनलाइन गेमिंग एंड कसिनोज. ये उतना ज़रूरी है नहीं, फिर भी आप एक फैक्ट के तौर पर इसे जान लीजिए. 28% है. टू बी अप्लाइड ऑन द इनिशियल अमाउंट पेड अपॉन एंट्री, नॉट ऑन टोटल वैल्यू ऑफ ईच बेट प्लेस्ड. तो किस पे होगा जो 28% लगेगा? ऑन द इनिशियल अमाउंट पेड अपॉन एंट्री. एंट्री के ऊपर इनिशियल अमाउंट है उसी के ऊपर लगेगा. ये जो टोटल वैल्यू जो बेट की गई ना उसके ऊपर नहीं लगेगा. कौन कौन से गेम है? दोनों, गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस, दोनों के ऊपर ही ये लगेंगे. राइट, ये हम अभी आगे समझेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं. Tax on offshore online gaming firms. Such companies will have to register themselves with GST authorities and pay the tax to offer their services to Indian gamers. Right, तो ये जो ऑफशोर गेमिंग फर्म्स हैं उनके ऊपर कोई टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा. गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस. गेम ऑफ स्किल होता क्या है कि जिसमें स्किल की ज़रूरत हो और चांस बेसिकली आप इससे जानेंगे कि इसमें लक फैक्टर ज़्यादा रोल प्ले करता हो. तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पर कि द आउटकम डिपेंड्स अपॉन प्लेयर्स एक्सपर्टीज, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, नॉट मेयरली ऑन चांस. जैसे रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स, जैसे इसका एग्जांपल ड्रीम 11. इस पर आप क्रिकेट के लिए जैसे टीम सेलेक्ट करते हैं कि विच प्लेयर विल मेक अ रन, विच प्लेयर्स विल लाइक टेक अ विकेट, विच यू चूज अ कैप्टन. ओवरऑल एक आपका एक स्कोर बनता है उसके अकॉर्डिंग आपको, तो अब विनर डिसाइड किया जाता है किसी को कि कौन जीता कौन हारा. तो उस बेसिस पे ये गेम ऑफ स्किल हो गया. गेम ऑफ चांस जैसे लूडो. अब अगर लूडो में आप डाइस रोल करते हैं तो if it will come 6 or if it will come 3 or 2, any number can come based on just a chance. There is no skill required to do so. तो आप उसके लिए गेम ऑफ चांस हो गया. वाइडनिंग टैक्स बेस. रीजन, यहाँ पर एक रीज़न है कि रीजन फॉर लो टैक्स बेस, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं. जैसे आपको दे देगा ना कभी कभी 4 दे देता है कि अच्छा इन चारों में कौन सा रीज़न है.
तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, टैक्स एग्जम्पशन फॉर एग्रीकल्चर, हायर इंसिडेंस ऑफ टैक्स लिटिगेशन, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज, और भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये रीजंस थे। तो इसी तरह आपको पास एक मेंस का जो एक सब्जेक्टिव नॉलेज होता है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हाँ ठीक है आप मेंस में लिखें। ये चीज़ें क्या है कि बेसिकली ये रीजंस है, ज़्यादातर आपको एक सब्जेक्टिव नॉलेज है, लेकिन ये प्री में भी इसके लिए पॉइंट निकाले जा सकते हैं। आपको ऑप्शन दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द रीजन, दे देगा फॉर द वाइडनिंग टैक्स बेस या लो टैक्स बेस, विच आर द रीजन फॉर वाइडनिंग टैक्स बेस। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक है टर्म टैक्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक रेशियो, जीडीपी। इट इज़ द रेशियो ऑफ टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द कंट्री कंपेयर टू कंट्रीज जीडीपी। तो ये डायरेक्ट टैक्स तो जीडीपी है, तो दोनों इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स को। इट इज़ यूजफुल measure of a country capacity to generate tax revenues with respect to the size of the country. A decrease in tax to GDP ratio may indicate slowing or economic growth. तो आप अगर डिक्रीज कर रहा है टैक्स टू जीडीपी रेशियो तो तब आप ग्रोथ जो है स्लो है। जन विश्वास बिल, ये बिल आएगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे लगी कि इंपॉर्टेंट है, कि जैसे कन्वर्ट सेवरल फाइन्स टू पेनल्टीज। अब यहाँ पर है कि फाइन्स और पेनल्टीज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कई बार हमें ये पता नहीं होता कि फाइन्स और पेनल्टीज में डिफरेंस क्या है। इसका डिफरेंस ये होता है कि लाइक कन्वर्टिंग सेवरल फाइन्स टू पेनल्टीज, implying that judicial prosecution is not necessary to administer punishment. तो फाइन्स में क्या होगा कि जुडिशियल प्रोसिक्यूशन विल बी नेसेसरी टू एडमिनिस्टर पनिशमेंट, लेकिन पेनाल्टीज में जुडिशियल प्रोसिक्यूशन इज नॉट नेसेसरी। बिल एम्स टू गिव बूस्ट टू ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो किससे रिलेटेड है? इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड है। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट पासिंग ए प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने किससे रिलेटेड बिल निकाला है? गिग वर्कर से रिलेटेड। गिग इकोनॉमी होती क्या है? एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है जिसमें टेम्पररी पोजीशंस आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिपेंडेंट वर्कर्स फॉर शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट्स। जैसे कि आप मान के चलिए कि जोमेटो का जो आपका डिलीवरी बॉय होता है, या बेसिकली फ्रीलांसिंग भी जो हम काम करते हैं कि कई सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए कई लोग फ्रीलांसिंग काम करते हैं, या और भी जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर आप होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया किसी से कि चलो हम आपका घर बनवाएंगे, तो एक आपने कॉन्ट्रैक्ट लेके उसका काम करवा दिया। तो एक जो शॉर्ट टर्म के लिए जो किसी से जुड़ा होता है जस्ट फॉर द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इस टाइप से, वो होता है गिग इकोनॉमी, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है हमारे कंट्री के लिए, राइट। एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया फॉर गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी के बारे में कहाँ डिस्कस किया है? कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ई श्रम पोर्टल भी इन्हीं चीज़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स से रिलेटेड है, जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में गिग वर्कर्स भी आते हैं। तो ई श्रम पोर्टल किससे रिलेटेड है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स से, टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। FPI, that is foreign portfolio investment. FPI regime came as an harmonized route of foreign investment in India, merging two existing modes of investment. किसको किसको मर्ज किया था इसने? FII and QFI. FII क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड QFI क्या है? क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। एग्जिस्टिंग प्रोविजंस फॉर FPIs इन इंडिया, कौन रेगुलेट करता है? हु रेगुलेट्स इट? दैट इज इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, राइट। कौन सी ये रूल है? रूल उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। देन लेजिस्लेटिव प्रोविजंस कौन कौन से हैं? फेमा इज प्राइमरी लेजिस्लेशन गवर्निंग FPI इन इंडिया। तो FPI को कौन सबसे मेन जो लॉ है या रूल है कौन रेगुलेट करता है? एक्ट जो है दैट इज फेमा। एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स 2005। देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ FPI, कैटेगरी 1, कैटेगरी, ये आप देख सकते हैं। दीज आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट, बट सिंस इट वॉज लाइक देयर, सो आपको एक आइडिया होना चाहिए फॉर लाइक कि हाँ अगर कैटेगरी 1 दे दिया कि दीज आर, कई बार पूछ देगा ना कि आर दिस पार्ट ऑफ FPI और नॉट, या जैसे एक आपको एक प्री में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये क्रेडिट से रिलेटेड आ जाता है, या जैसे इन्वेस्टमेंट से कि किसका ये FPI के अंडर आएगा कि FII के अंडर आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से जानने के लिए, जैसे मान लीजिए कैटेगरी 1 में क्या है? गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड फॉरेन इन्वेस्टर्स सच एज सेंट्रल बैंक एंड सोवरेन वेल्थ फंड, ये मतलब FPI के अंडर आता है। फंड्स विच आर ब्रॉड बेस्ड एंड अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंड इंक्लूड्स सच एज म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकर्स, डीलर्स, पेंशन फंड्स एटसेट्रा। कैटेगरी 3 में क्या आता है? एंडाउमेंट्स, चैरिटेबल सोसाइटीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, इन चीज़ों को मतलब आप इसको देख सकते हैं। यहाँ कंपैरिजन किसका है? FDI का कंपैरिजन है और FPI का कंपैरिजन है, जो कि बहुत मतलब फेमस कंपैरिजन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे FDI में क्या है कि FDI refers to the investment made by foreign investors to obtain a substantial interest in enterprise located in different country,
और एफपीआई क्या है कि रिफर्स टू द इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल एसेट्स। बेसिकली थोड़ा फिजिकल एसेट्स में ज़्यादा वो करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये फाइनेंशियल एसेट्स में ज़्यादा वो मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं, ये पैसिव मतलब एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एक होता है ना कि फाइनेंशियल आप जाकर, और एक ऐसा है कि डिजिटली आप कर रहे हैं, तो यू आर नॉट एन एक्टिव इन्वेस्टर, आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर बाकी कंपनी अपने हिसाब से चल रही है, यू हैव जस्ट इन्वेस्टेड इन इट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, हाई कंट्रोल इसमें बहुत ज़्यादा आपका होता है, इसमें लो कंट्रोल होता है। ये लॉन्ग टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म। जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि अभी आप पैसा डालें, अब कुछ दिन, अगले साल 6 महीने 7 महीने कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें आप जब करते हैं एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से ही बनाते हैं। ये जैसे फिजिकल एसेट हो गया, फाइनेंशियल एसेट हो गया, इसमें डिफिकल्ट होता है, एंट्री और एग्जिट दोनों डिफिकल्ट होता है, इसमें दोनों आसान होता है। ये स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है, रिस्क, और ये वॉलेटाइल होता है। PN3 प्रेस नोट 3 ये क्या होता है? PN3 रिक्वायर्स दैट एंटिटी ऑफ ए कंट्री दैट शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद इन इंडिया कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर गवर्नमेंट रूल। जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन चीज़ों को जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रूट के ही थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकता है। डज नॉट अप्लाई टू FPI इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या करता है कि बेसिकली FPI इन्वेस्टमेंट के लिए ये रूल जो है अप्लाई नहीं हो सकता है। कैटेगराइजेशन ऑफ FPI जो ऊपर हमने देखा था, अब उन्हीं कैटेगराइजेशन का 3 अलग कैटेगराइजेशन है। वो तो कैटेगरी 1 2 3 था, अब इसमें लो रिस्क कौन से हो, मॉडरेट और हाई रिस्क, ये आप देख सकते हैं कौन किस में आता है, राइट। कॉर्पोरेट डेट मार्केट, SEBI रिलीज अ फ्रेमवर्क फॉर रोलिंग आउट कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। अब ये उतना ज़रूरी है नहीं, राइट। कौन इसको किसके जुरिसडिक्शन में आता है? SEBI के जुरिसडिक्शन में आता है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ कंपनीज क्रेडिट, कि जो कंपनी का क्रेडिट है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड उसी को कहते हैं। AIF क्या होता है? AIF होता है रेफर्स टू एनी प्राइवेटली पूल्ड फंड स्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया फॉर इन्वेस्टिंग। दीज फंड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स सच एज एंजल इन्वेस्टर्स। तो अभी क्या है कि AIF में क्या होता है कि प्राइवेटली पूल्ड फंड है, जैसे डिफरेंट सोर्सेज से एक जगह फंड को इकट्ठा कर लिया गया और फिर उसको कहीं और पे इन्वेस्ट किया गया, और उससे प्रॉफिट या जो भी रिटर्न्स आए उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पीछे। जैसे यहाँ से मल्टीपल सोर्स पे लिया गया एक सोर्स पे, फिर इसको मल्टीपल सोर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर एक ऐसे मल्टीपल सोर्स से यहाँ पर आया और फिर इसको पीछे अपने जितना रिटर्न जिसके शेयर के हिसाब से उसको दे दिया गया। RBI's रेगुलेटरी जुरिसडिक्शन इंक्लूड्स मनी मार्केट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज। तो बस ये चीज़ है। आउटसोर्सिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन इंडिया कितना है? लगभग अराउंड 17% है, मतलब मार्च के हिसाब से। ये याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है, मतलब आप याद नहीं सकते कि मोर देन 50% नहीं है, 17% ही है। तो इस तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? दीज मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इनका रोल हो और नेशनल सिक्योरिटी में भी जिनका रोल हो। डीप सीटेड मिनरल्स क्या होते हैं? These minerals are gold, silver, copper, zinc, lead, nickel जैसी ये चीज डिपॉजिटेड डीप इन अर्थ क्रस्ट। जो बहुत ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में डीपली डिपॉजिटेड है उनको डीप सीटेड मिनरल्स कहते हैं। ऑटोमेटिक रूट अलाउइंग 100% FDI इन माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन। तो 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू FDI है माइनिंग और एक्सप्लोरेशन सेक्टर में। देन महात्मा गांधी मनरेगा जो है ये क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मेकिंग सप्लीमेंट्री लाइवलीहुड इन रूरल। ये तो वही है, रूरल इंडिया में है कि एक लीगल राइट बना देगा, राइट टू वर्क को। ऑल हाउस होल्ड मेंबर्स जितना मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज आर एंड रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज। फिर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क एंड सोशल ऑडिट हैज़ टू बी डन बाय द ग्राम सभा। तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। सिक्योर क्या है? एक ऑनलाइन एप्लीकेशन डेवलप्ड फॉर एस्टिमेटिंग, प्रिपेयरिंग एंड अप्रूविंग मनरेगा वर्क्स। ये भी मनरेगा से रिलेटेड है। जियो मनरेगा क्या है? ये जियो टैग एसेट्स क्रिएटेड अंडर, ये जियो टैग एक टैग कर देगा एसेट्स को अंडर मनरेगा टू इंश्योर इफेक्टिव ऑडिट एंड कर्व इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन। फिर क्या अमरजीत सिन्हा कमेटी जो बनी थी वो भी मनरेगा से रिलेटेड थी। प्रोजेक्ट उन्नति जो है इंटेंट्स टू अपग्रेड स्किल बेस ऑफ मनरेगा वर्कर्स। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये कब 2000 में पहला जिसका फेज आया था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। फिर उसके बाद वादी मॉडल ऑफ नाबार्ड, ये क्या है? ये हैज़ बिकम अ विटल लाइवलीहुड इंटरवेंशन फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ये ट्राइबल पॉपुलेशन से पहले रिलेटेड है। कौन से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है? नाबार्ड से रिलेटेड है। मेन फीचर ऑफ वादी मॉडल आर द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स थ्रू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सोशल एम्पावरमेंट, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट। नाबार्ड किस एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है? लीड बैंक स्कीम। ये इनिशिएटिव्स टू इंक्रीज द क्रेडिट पेनिट्रेशन। तो क्रेडिट पेनिट्रेशन को बैंक गाँव में इंक्रीज करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट हो, उनके पास लोन पहुँचे, उनके पास बैंक मतलब एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा इजीली। तो एक लीड बैंक की स्कीम उससे रिलेटेड है। लाइफ स्टॉक सेक्टर क्या है? लाइफ स्टॉक सेक्टर से रिलेटेड का क्या न्यूज़ है कि एनिमल हस्बेंड्री एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम किस पैकेज के अंदर है? आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज के अंदर है।
देन टोमेटो प्रोडक्शन इन इंडिया, तो ये दो तरीके से होता है, राबी क्रॉप ग्रोन मेनली इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, एंड खरीफ क्रॉप ग्रोन मेनली इन मध्य प्रदेश, यूपी एंड महाराष्ट्र। तो आपको ये पता होना चाहिए। टोमेटो क्रॉप्स इन महाराष्ट्र वर इम्पैक्टेड बाय कुकुम्बर मोजाइक वायरस attacks. In contrast, crops in Karnataka and other South Indian states were affected by tomato mosaic वायरस। तो एक चीज़ एक यहाँ पर ये हुआ है, टोमेटो महाराष्ट्र में इससे अफेक्टेड हुए कुकुम्बर वाले से, और सदर्न और कर्नाटका में टोमेटो मोजाइक वायरस से हुए हैं। बोथ वायरस कैन कॉज 100% क्रॉप लॉस। प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है ना ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स, वो कितने लेवल पे होता है, जैसे फार्म गेट लेवल पे, प्राइमरी मार्केट पे, टर्मिनल मार्केट पे, फिर रिटेल लास्ट होता है। ऑपरेशन ग्रीन ये कितने पेरिशेबल क्रॉप को कवर करता है, 22। कौन कौन से वो 22 हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 22 याद करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आजकल ऑप्शन वो दे देते 7-8 दे देंगे, उसमें बोलेंगे कौन सा नहीं है, 1-2 उसमें नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। तो यू शुड रिमेंबर दिस कि कौन सा ये 22 एसेंशियल कमोडिटीज़ फॉर प्राइस मॉनिटरिंग है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 जो है, इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द सर्टेन कमोडिटीज़। तो कौन किसको करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रिसेंटली लॉन्च्ड सेवरल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, जैसे कि विंड्स पोर्टल। उसके बाद विंड्स पोर्टल का सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है दैट होस्ट, मैनेजेस एंड प्रोसेस हाइपर लोकल वेदर डेटा कलेक्टेड बाय ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस एंड रेन गॉजेस। तो एक वेदर डेटा ये कलेक्ट करता है विंड पोर्टल। फिर उसके बाद यस टेक, ये सारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन ईल्ड एस्टिमेशन सिस्टम, ईल्ड से रिलेटेड है ये, राइट। उसके बाद अब आइए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एफएसबी। एफएसबी क्या है, ये G20 के अंडर है, इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल मेंबर है। देन क्रिप्टो एसेट्स आर प्राइवेट सेक्टर डिजिटल एसेट्स दैट डिपेंड प्राइमरीली ऑन क्रिप्टोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एंड सिमिलर टेक्नोलॉजी। ठीक है। स्टेबल कॉइन क्या होता है, स्टेबल कॉइन ये पिछले वाले में भी आप देखेंगे कि कवर किया गया है, पिछले मंथ के मैगजीन में भी, यहाँ भी कर दिया गया है। स्टेबल कॉइन इज क्रिप्टो करेंसी ही होता है whose value is pegged to the price of another asset, मतलब उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, डिराइव्ड वैल्यू। डिराइव्ड वैल्यू किस पे, दूसरे के ऊपर, किसी दूसरे करेंसी के ऊपर। ग्लोबल मिनिमम टैक्स ये किससे रिलेटेड है, OECD से रिलेटेड है, बेसिकली उसने ही स्टार्ट किया था। ये कॉर्पोरेट टैक्स है, राइट, जो OECD ने बेसिकली डेवलप किया है, कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स, राइट, कि ग्लोबल लेवल पे जो कंपनीज वर्क करती हैं उनके ऊपर जो एक लोकल कंट्री में क्या टैक्स लगेगा, या उनको इतना देना ही पड़ेगा अगर उसे उन कंट्री में ऑपरेट करना है तो। क्योंकि जो टैक्स इवेजन है या टैक्स को जो शिफ्टिंग है ये बहुत ज़्यादा होता है, जिससे उस कंट्री में काम तो होता है, एम्प्लॉयबिलिटी होती है, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता है। उससे बचने के लिए उसका सोल्यूशन के लिए इसको निकाला गया था। यूएन-स्कैप, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, तो ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन रिलीज्ड। तो ये क्या है, इन्होंने यूएन-स्कैप में क्या रिलीज़ किया, ये वाला ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन इन्होंने रिलीज़ किया है। यूएन-स्कैप का इंडिया मेंबर है, बिल्कुल मेंबर है। टोटल कितने 53 मेंबर्स हैं, 9 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इट इज़ वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनिकटैड रिलीज कौन सा एक रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ डेप्ट, वॉल ऑफ डेट किसने रिलीज़ किया है, यूनिकटैड ने रिलीज़ किया है। यूनिकटैड का इंडिया मेंबर है। गवर्नमेंट परमिटेड और पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड एलिजिबल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेशनलाइज महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023, राइट। ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट क्या है, ये एन अकाउंट कैन बी ओपनड अंडर MSSC स्कीम ऑन और बिफोर द March 31, 2025 फॉर टेन्योर ऑफ 2 years। तो ये आपको पता होना चाहिए ईयर क्या है और 2 years के लिए है। एलिजिबिलिटी क्या है, ओपनिंग एन अकाउंट अंडर द MSSC स्कीम कैन बी मेड बाय अ वुमेन फॉर हर सेल्फ और बाय अ गार्जियन ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर गर्ल, दोनों कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना है, 7.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली। इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना है, मिनिमम 1000 होना चाहिए और एनी मल्टीपल ऑफ 100 एंड मैक्सिमम कितना हो, 2 लाख रुपए होना चाहिए। मैच्योरिटी कितना, 2 साल, वही ऊपर हमने देखा है। विड्रॉल क्या है, 40% ऑफ द विड्रॉल ऑफ द एलिजिबल बैलेंस कैन बी टेकन आफ्टर 1 year, 1 साल के बाद 40% को विड्रॉ किया जा सकता है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि जब दोनों जगह प्रॉब्लम हो, कि जैसे बैंक्स और कॉर्पोरेट, जैसे बैंक ने कॉर्पोरेट को लोन दिया, अब कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आई, उसके बैलेंस शीट की वजह से उस लोन का वो लोन इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, फिर वो प्रिंसिपल भी नहीं दे पा रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से बैंक की बैलेंस शीट बिगड़ गई। तो जब दोनों की बैलेंस शीट एक साथ बिगड़ने लगती है बैंक्स और कॉर्पोरेट की, तो उसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं किसको सॉल्व करने के लिए, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को, जैसे 4R स्ट्रैटेजी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, देन सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स एंड नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम CIMS, RBI ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। ये नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयर हाउस है, राइट, एक डेटा यहाँ पर स्टोर होगा, इसमें जो डेटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा।
प्रोजेक्ट वेव है क्या? इंडियन बैंक हैव अनवील्ड न्यू सर्विसेज अंडर इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इज प्रोजेक्ट वेव, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस. It is introduced in collaboration with National E-Governance Services Limited. Under it क्या होगा इसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG सर्विस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू ईज ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड प्रोसेस. पेपर बेस्ड को प्रोसेस को बेसिकली आपको ई गवर्नेंस से रिलेटेड है कि पेपर बेस्ड से डिजिटल बेस में आपको आ जाना है. नीति आयोग हैज रिलीज्ड द थर्ड एडिशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स. इसको कौन निकालता है? नीति आयोग. इसके पिलर्स क्या है? पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस. PLI स्कीम 2020 में लॉन्च हुई थी, 2020 में लॉन्च हुई थी टू मेक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारा डोमेस्टिक ना नेशनल जो मैन्युफैक्चरिंग उसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए. राइट. किस सेक्टर, कितने सेक्टर में अभी तक आई है? 14 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आई है. राइट. और इसके बाद क्या है कि ये IT हार्डवेयर के लिए कुछ ऐसे ये गाइडलाइंस हैं. ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि IT हार्डवेयर, स्पेशली IT इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी स्पेशली IT के लिए क्या क्या वो आया है वो आप देख सकते हैं. ये 6 ईयर्स के लिए है, 5% नेट इंक्रीमेंटल सेल्स के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा. ऐसे चीज़ इसको आप देख लीजिएगा. भूमि सम्मान अवार्ड 2023, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल MORD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है डेवलप. और ये मॉडर्न कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपेरेंट लैंड रिकॉर्ड, मतलब ये है कि भूमि जो है ना, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है ना, लैंड रिकॉर्ड जितने भी हैं उनको एडवांस बनाने के लिए, उनको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए ये लाया गया है. ठीक है. उसकी एक ये भी है उल्पिन क्या, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर और भू आधार एक तरीके से. स्वामिता स्कीम क्या है? टू प्रोवाइड लीगल ओनरशिप कार्ड्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स, तो उसी चीज़ से रिलेटेड है. DPIIT हैज़ एक्सटेंडेड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज फ्रॉम 3 years to 15 years. ये आपको पता होना चाहिए कितने से 3 years था फिर 15 years कर गया. टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. Any industrial license where commercial production has not started within extended period, that is 15 plus 3 years, shall be treated as automatically उसको lapse मान लिया जाएगा. Industrial licenses are issued under which, कौन से एक्ट के अंडर? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951. E-Fast इंडिया किसका है? नीति आयोग का है. E-Fast इंडिया है क्या? इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इससे रिलेटेड फेम स्कीम भी उसी इलेक्ट्रिक कार से ही रिलेटेड है. तो ये आप देख सकते हैं. ये सब बस की मेनली आपको बताएं कौन है. उसके बाद आप और ये चीज़ है क्या, इसके बाद आप ऑप्शंस में कुछ भी आएगा ना आप उसको मार देंगे कि हाँ ठीक है यार ये तो एलिमिनेट कर सकते हैं, ये नहीं है, बाकी ये है. ठीक है, ये आंसर होगा. चलिए यहाँ पर आपका इकोनॉमी कंप्लीट होता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू सिक्योरिटी. सिक्योरिटी के लिए क्या है? बुदापेस्ट कन्वेंशन है. किसके ऊपर है? ये साइबर क्राइम के ऊपर 2001 में आया था एंड इंडिया इज नॉट येट द मेंबर ऑफ इट. और ये डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं. कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं? जिमेक्स, ये इसका 7th एडिशन एक्सरसाइज है. जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज होस्टेड बाय इंडियन नेवी. सेल्वेक्स क्या है? 7th एडिशन ऑफ इंडियन नेवी एंड US नेवी, ये भी मतलब सेल्वेक्स इंडिया US का है. ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस क्या है? मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है. इंडिया, US, इटली, UK एंड सेशलिस एंड कंडक्टेड इन बाय कंबाइंड मैरीटाइम एक्सरसाइज. एंड नोमैडिक एलिफेंट क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया. यहाँ पर आपका सिक्योरिटी कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वायरमेंट और आगे के टॉपिक साइंस टेक और सोशल इश्यूज और कल्चर को डिस्कस करेंगे. होप यू लाइक दिस लेक्चर and if you liked it, please click the like button, subscribe and share. And in the next lecture the entire July month magazine will be completed, so please stay tuned for the next lecture. Thank you for watching.